हमारी कहानी है सास हुई बेहाल। समीर घर आ चुका है, लेकिन अभी तक जाने के लिए उसने नहीं बोला। सोच सोच कर वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। अंदर अम्मा जी और नंद सुचीता बैठी हुई थी, जो दोनों मिल करके समीर को समझा रही थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है, बार बार मायके जाने का। हम तो ना गए कभी अपने मायके इस तरह। ये अम्मा जी की आवाज़ थी। पीछे से नंद सुचीता की भी आवाज़ आई, अरे मायके तो माँ से होता है, अब माँ तो रही नहीं, फिर वो वहाँ किससे मिलने जा रही है। ममता फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से पापा का कॉल आया है, उसे किसी भी तरह जल्दी मायके पहुंचना था। समीर कहकर भी गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। होने के आया तो, लेकिन आधा घंटा होने को आया, वो अभी तक आए नहीं। वो समीर को देखने के लिए बाहर बरामदे में निकल कर आई, लेकिन वो वहाँ हो तो दिखे ना। वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी तो अम्मा जी के कमरे में से समीर की आवाज़ आ रही थी। समीर घर आ भी चुका है, लेकिन अभी तक जाने के लिए उसने नहीं बोला। सोचते सोचते वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। अंदर अम्मा जी और नंद सुजीता बैठी हुई थी, जो दोनों मिल करके समीर को समझा रही थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है, बार बार मायके जाने का। हम तो ना गए कभी अपने मायके इस तरह। ये अम्मा जी की आवाज़ थी। पीछे से नंद सुजाता की भी आवाज़ आई, अरे मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो रही नहीं, फिर वहाँ किससे मिलने जा रही है। सुचिता जरा सोच समझ कर बोलो, ममता तुम्हारी भाभी हैं और उम्र में तुमसे बड़ी भी हैं। समीर ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा, अरे उसे क्या डांट रहे हैं, तुझसे बात कर, क्या गलत कह रही है वो। मायका माँ से होता है, जब माँ ही नहीं रही तो बार बार मायके क्यों जाना। उम्र में उससे बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन भी दिखाए। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई, जहाँ उसकी नंद भी तो आई हुई है। टपे के लिए उसे छोड़कर कैसे जाएगी। अम्मा जी ने समीर को ही डांट लगाते हुए कहा, पर अम्मा उसके पापा का फोन आया था, उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भैया भी सरहद पर हैं, छुट्टी मिलेगी नहीं भी तो आएंगे। समीर ने समझाने की कोशिश की, तो हम क्या करें, बुला ले उसकी माँ को। बस जब जी में आया उठाया फ़ोन और यहाँ फ़ोन कर दिया। साफ साफ मना कर दे, हम नहीं भेज रहे हैं तुम्हारी बहू को। अम्मा ने समीर की बात को काटते हुए कहा, पर अम्मा बात को तो समझिए, कह दिया ना एक बार, समझ में नहीं आ रहा तुझे। बड़ा पत्नी के पक्ष में बोल रहा है। अम्मा की डांट सुनकर के आखिर समीर चुप हो गया। चुपचाप अपना सा मुंह लेकर के कमरे के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एकदम से ममता से टकरा गई। उसे देखते ही समीर ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजरें नीची कर ली। ये देख करके ममता हमेशा की तरह चुप रह गई, यहाँ तक कि उसने अपने कदम अपने कमरे की तरफ भी बढ़ा लिया। पर अचानक ये सोच करके कि ये तो हमेशा का ही हो गया है, उसकी माँ का देहांत क्या हो गया,
ये लोग उसे अपने मायके तक नहीं जाने देते और आज वो उसकी भाभी को उसकी ज़रूरत है। आज अगर हिम्मत नहीं की तो उसका मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आखिर वो अम्मा जी के कमरे की में चली ही गई। उसे देखते ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैंने समीर को दे चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आखिर हिम्मत करके ममता ने कहा, पर अम्मा जी पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे। हाँ, तूने तो बड़े बच्चे पैदा करवाए हैं, तेरे मायके में तो सारे जापे ही तूने सुधरवाए हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरे बगैर तो जैसे वहाँ तेरा भतीजी भतीजा निकल कर बाहर ही नहीं आएंगे। चुपचाप से घर का काम कर, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। इतना ही दर्द आ रहा है तो अपने पापा को फ़ोन करके कह दे कि तेरी भाभी के मम्मी को बुला ले। अम्मा ने तंज कसते हुए कहा, पर भाभी के मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो भला कैसे आएंगी। ममता ने नज़रें नीचे करते हुए कहा, इससे हमें क्या, वो जाने उसकी बेटी जाने, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या। अम्मा ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा, पर अम्मा जी, हाय राम, भाभी कैसी बेशरम की तरह अम्मा से बहस किए जा रही हो। भला ये कोई बहू के लक्षण होते हैं। अरे वो तो मेरी अम्मा सीधी सादी हैं जो आपको समझा रही हैं, वरना मेरी सास जैसी होती तो जबान खोल भी नहीं पाती आप। सुचिता ने आग में घी डालने का काम किया। अरे बेटा, भला किसको कद्र है ऐसी सास की, अब तू ही देख ले मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। अम्मा ने सुचिता के सामने अपनी मजबूरी दिखाते हुए कहा और फिर ममता को डांटते हुए बोली, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जा जाकर से फटाक से चाय नाश्ता लेकर आ, भूख लग रही है। और वैसे भी तेरी नंद आई हुई है यहाँ पर जापे के लिए, उसके खाने पीने का ध्यान रख। नंद की सेवा तो हो नहीं रही है, भाभी की सेवा करने जाएगी। आखिरकार ममता मन मार करके रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा पापा का फ़ोन था। उसने फटाफट फ़ोन उठाया तो पापा बोले, ममता तू कब आएगी बेटा, मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी चाहिए ना। ममता के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले कि उसके ससुराल वाले ने उसे आने की इजाज़त नहीं दी। जब वो बिल्कुल चुप रही तो उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है या नहीं। कहीं समधन जी ने मना तो अचानक ममता की रुलाई छूट गई। तब उसके पापा बोले, तू फिक्र मत कर, तू अपना घर संभाल, मैं यहाँ सब देख लूँगा। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे बहू भी तो मेरी बेटी है ना, बस तू जी छोटा मत कर। कहते हुए पापा ने फ़ोन रख दिया। ममता का मन अपने ससुराल वालों के लिए नफरत से भर उठा। ममता की शादी पिछले साल ही हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। उसके मायके आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। सुचिता की शादी में भी उसके मायके वालों ने खूब बढ़ चढ़कर मदद करवाई थी। लेकिन 5 महीना पहले अचानक एक दिन उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से कूच कर गई। तब बस वो 15 दिन अपने मायके में रुक कर आई थी।
पर उसके बाद से जब भी वो मायके जाने की बात करती, किसी न किसी बहाने से उसे जाने नहीं दिया जाता। सुचिता को अभी 5वां महीना ही चल रहा था, पर फिर भी अम्मा ने उसे अभी से जापे के लिए यहाँ ले आए, जबकि अम्मा जी अच्छा तरह से जानती थी कि उसकी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत वहाँ थी। सोचते सोच के उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और रसोई में नाश्ता तैयार करने आ गई। नाश्ता बना करके सबको परोस दिया और रात के खाने की तैयारी करने लगी, पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। पापा तो उसकी मजबूरी समझ चुके थे, पर क्या भाभी समझेंगी? बस यही बात दिमाग में चल रही थी कि फोन आ गया। बधाई हो बेटा, तू भतीजे की बुआ बन गई है। पापा के ये शब्द सुनकर ममता को बहुत खुशी हुई, पर फिर भी उसने कहा, पापा भाभी कैसी हैं? अरे भाभी बिल्कुल ठीक हैं। भाभी की मम्मी और मौसी दोनों आ गई थी, तो उसकी मौसी ने सब कुछ संभाल लिया और अभी 10-12 दिन के लिए वो लोग यहीं पर रुक रहे हैं। ले मैं तेरी भाभी से तेरी बात करवा देता हूँ। पर पापा सुनो तो। पापा इतने खुश थे कि उन्होंने ममता की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और खुशी खुशी फोन उसकी भाभी के हाथ में पकड़ा दिया। रात को सबको खाना परोस रही थी कि तब तक पापा, हाँ ममता जी कहिए। अचानक भाभी की आवाज़ से उसकी तरंगा टूटी। कैसी हैं भाभी आप? अरे नंदरानी फिक्र मत करो, मेरे लिए मेरी माँ है ना यहाँ पर। मैंने सुना है कि आपके ससुराल वाले ने आपको आने नहीं दिया, पर शगुन लेने के लिए तो आने देंगे ना, या शगुन आपके घर ही भिजवा दें? भाभी की बात दिल पर तीर की तरह आकर चुभी। कुछ बोलने को हुई तब तक भाभी ने फोन काट दिया। आज ससुराल वालों की हरकत के कारण उसका मायका खत्म था, क्योंकि एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में उसके साथ क्या हुआ वो कभी नहीं भूलती। क्या हुआ? आ गया फोन तेरे मायके वालों का। हो गई भतीजी या भतीजे तेरे बगैर। अचानक मम्मी की बात से उसकी तरंगा टूटी। भतीजा हुआ है, उन्होंने धीरे से कहा। चलो बढ़िया है भाभी, अब तो मोटा नेक हाथ लगेगा। आखिर आप इकलौती बुआ जो ठहरी। सुचिता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्यों, अब कौन था तेरे पापा की मदद के लिए? उसकी मम्मी और मौसी थी। अम्मा जी की बात का ममता ने जवाब दिया। देखा, मैंने कहा था ना, किसी का कोई काम नहीं रुकता। बेवजह शाम को बतंगड़ बना दिया, घर की शांति भंग कर दी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फटाफट खाना परोस। हाँ भाभी, जल्दी जल्दी परोसो, बहुत भूख लग रही है। आप तो बड़ा धीरे धीरे काम करती हो। ये तो मेरी मम्मी बैठी हैं, वरना आप तो मुझे पूछे ही नहीं। सुचिता ने भी तंज कसते हुए कहा। सही कहा आपने, आपकी अम्मा हैं, तब तक ही तो आपका मायका है। उसके बाद पूछना तो दूर की बात है। मैं तो आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब की बार ममता ने कहा। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? ये इस घर की बेटी है, इस घर में इसका बराबर का हिस्सा है। होगा, मैं क्या करूं? मेरा मायका खत्म करवा कर आपको क्या लगता है आपकी बेटी का मायका रह जाएगा? प्रॉपर्टी भले ही दे दो आप इन्हें, पर मायके के नाम पर बुलाने वाले के लिए तरसेंगी ये।
मुझे मेरी बेटी को बहुओं देते हुए शर्म नहीं आती। अम्मा जी लगभग चिल्लाते हुए बोले, आपने कहा था ना, मायका तो माँ से होता है, तो माँ कौन सा अमृत तो लिखवा कर आई हैं। आखिर भविष्य में तो भैया भाभी ही जरूरत पड़ेगी। ममता अपनी ही रो में बोलने जा रही थी। आखिर अम्मा जी समीर की तरफ देख कर बोला, अरे तू बैठे बैठे देख क्या रहा है, देख कैसे उठ पटांग बातें कर रही है, ये पागल हो गई है। हाँ, ये समझा इसे। तब समीर बोला, ममता क्या बोल रही हो, कुछ होश भी है। जब अम्मा जी और सुजीता मुझे सुनाए जा रही थी तब भी आप नहीं बोले थे, तो अब भी मत बोलिए। तुम्हें मानना है तुम मानो, हम तुम्हारे परिवार को मेरे मन में तो नफरत भर चुकी है इन लोगों के लिए, कहकर ममता अंदर कमरे में चली गई। कितना सिर चढ़ा रखा है तूने इसे, बोलने से पहले सोचती तक नहीं है। मेरी बेटी को देखकर जलती है ये। थोड़ा इसे उसके पापा के पास, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अम्मा जी समीर को सुनाए जा रही थी, आखिर उसकी गलती क्या है अम्मा। जिस तरह की हरकत आप और सुचिता कर रही थी, उसके बाद तो कोई भी औरत उसी समय लड़ झगड़ पड़ती। ममता ने तो बहुत देर बाद जवाब दिया है, वो भी तब जब शायद फोन पर किसी ने उसे कुछ सुना दिया। अम्मा गलत नहीं कह रही है वो, इतनी नफरत मत भरो अपनी बहू के मन में कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका तो खत्म हो ही जाए, साथ ही आप अपनी सेवा करवाने के लिए भी तरस जाओ। कहता हुआ समीर भी अंदर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ममता और समीर दोनों बाहर आए। समीर के हाथ में ममता का सामान था। यह देख करके अम्मा जी कुछ बोलने को हुई तो समीर ने कहा, मैं ममता को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ और यदि आपको समस्या हो तो कुछ ही दिनों में हम हमारा बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। आखिर हम भी कब तक गलत बर्दाश्त करें। आखिर अम्मा कुछ कह नहीं पाई। समीर ममता को लेकर के सबसे पहले हॉस्पिटल ही पहुंचा। वहां जाकर उसने सबसे अपने परिवार की हरकत के लिए माफ़ी मांगी। आखिर भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी ममता से माफ़ी मांग ली। लेकिन दोस्तों, गलती का एहसास तो बहुत कम लोगों को ही होता है। कई बार तो ये बात रिश्ते टूटने का कारण बन जाती है।